friends, welcome to session 3 of our topic different forms of market. ये वाले सेशन में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम लोग समझेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, फिर हम लोगों ने ये समझ लिया कि मोनोपोली मार्केट क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये वाले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्योंकि ज्यादातर जो भी हम लोग प्रोडक्ट मार्केट में देखते हैं और रियल लाइफ में फेस करते हैं ना, आप देखोगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट को हम लोग देखते हैं और उसका बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हम लोग अभी आगे चल के समझेंगे। तो चलो लेट्स कंटिन्यू एंड अंडरस्टैंड कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। इन रियल लाइफ नीदर परफेक्ट कंपटीशन नॉर मोनोपोली आर सीन। अगर रियल लाइफ में हम परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल ढूंढने जाएं तो कोई इक्का गिना चुना एग्जांपल मिलेगा। अगर हम मोनोपोली का भी देखने जाए तो कोई गिना चुना एक या दो ही एग्जाम्पल मिलेगा। तो इसका मतलब रियल लाइफ में ज्यादातर सिचुएशन जो होता है वो ना ही परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है और ना ही मोनोपोली, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट एक्सट्रीम्स। ज्यादातर मार्केट जो हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं वो क्या होता है, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। ऑलमोस्ट एवरी मार्केट सीम्स टू हैव द फीचर ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। इकोनॉमिस्ट शैल कॉल सच मार्केट एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं वो ऐसे मार्केट को क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग इम्परफेक्ट कंपटीशन भी बोलते हैं। The concept of monopolistic competition was developed by American economist Professor Chamberlain, while Mrs. Joan Robinson gave the concept of imperfect competition. In fact, Mrs. Jones Robinson concept of imperfect competition is wider than the concept of monopolistic competition. It includes duopoly, oligopoly and monopolistic competition. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलना क्या चाह रहा है, यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि जो मिसेस जॉन रॉबिन्सन का जो कंसेप्ट था इम्परफेक्ट कंपटीशन का, दैट वाज इवन वाइडर। प्रोफेसर चेम्बरलिन ने खाली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बताया, पर मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने कहा कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो होता है बट वहां पर कभी कभी डुओपोली और ओलिगोपोली सिचुएशन भी बन जाता है। तो इन शॉर्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन जो कि अभी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें टोटल 3 टॉपिक हम लोग समझेंगे। पहला टॉपिक अभी ऑफ कोर्स हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कर रहे हैं, बट साथ साथ हम लोग को डुओपोली और ओलिगोपोली भी समझना होगा। तो देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। Monopolistic competition is a market situation where there is a large number of buyer and seller. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ये मार्केट का ऐसा सिचुएशन है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, सेलिंग क्लोजली रिलेटेड गुड्स बट श्योरली नॉट होमोजेनियस। वेरी इंपॉर्टेंट, वो लोग कैसा सामान बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग क्लोजली रिलेटेड गुड्स, यानी ऐसा सामान बेच रहे हैं जो आपस में क्लोजली रिलेटेड है बट श्योरली नॉट होमोजीनियस। पर उनका प्रोडक्ट होमोजीनियस भी नहीं है। जैसे हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जब पढ़ रहे थे तो हम कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लिए थे फ्रॉम द रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें हम क्या देखे थे कि सारे रिटेलर्स लोग जो कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं एग्जैक्टली शेप साइज क्वालिटी में सब में सेम है, यानी दे आर सेलिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट। बट यहाँ पर मार्केट ऐसा है जहां पर एवरीबडी इज नॉट सेलिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक दूसरा के जैसा है बट फिर भी थोड़ा सा अलग है। टेक फॉर एग्जांपल द केस ऑफ टूथपेस्ट। तो अगर हम टूथपेस्ट का एग्जांपल लें, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमोडिटी, सबसे कॉमन यूज है, हम लोग ऑलमोस्ट हर घर में टूथपेस्ट यूज होता है। सो देयर आर मेनी टूथपेस्ट इन द मार्केट सच एज कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, प्रूडेंट, बाबुल एक्सेट्रा, है ना। तो इतना सारा अलग अलग ब्रांड का टूथपेस्ट है ना। जैसे यहाँ पर ही 4-5 नाम बता दिया, फिर अजंता है, तो और भी कितने सारे हो ना, अभी नाम गिनने जाए तो कितना ही हो जाए। These are all closely related goods। अब ये जो भी है अल्टीमेटली तो काम तो चाहे कोलगेट हो या क्लोजअप हो या पेप्सोडेंट हो, प्रूडेंट हो, बबुल हो, जो भी हो, अल्टीमेटली काम क्या करता है, काम तो टूथपेस्ट का ही करता है। भले ही अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग नाम है, बट काम तो सबका एक ही है। काम क्या है, टूथपेस्ट का काम है।
So these are all closely related goods. So they are all very closely related, but they may be difference in quality. थोड़ा सा क्वालिटी में, कलर में, साइज में, टेस्ट में, या और भी और कुछ नहीं तो ब्रांड में ही सही, उनमें कुछ तो डिफरेंस है। आज अगर हम कोलगेट करेंगे और क्लोजअप करेंगे तो डेफिनेटली टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। काम दोनों सेम करेगा, बट देयर विल बी लिटिल डिफरेंस इन टेस्ट या कलर या क्वालिटी, कुछ तो डिफरेंस जरूर हम लोग को मिल जाएगा, विच सेपरेट देम फ्रॉम वन अदर, जिसके वजह से हम लोग उन दोनों में डिफरेंस महसूस कर पाते हैं कि हाँ ये कोलगेट है और ये क्लोजअप। ईच प्रोड्यूसर हैज अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इट्स ओन प्रोडक्ट। अब खासियत का बात क्या है कि जो ईच प्रोड्यूसर है, हर प्रोड्यूसर का अपने ब्रांड पे कंप्लीट मोनोपोली है। यानी अगर मैं कोलगेट कंपनी का मालिक हूं तो कोलगेट मुझे किस दाम में बेचना है इस पे मेरा पूरा मोनोपोली। आई एम द प्राइस मेकर। मैं डिसाइड करूंगा कि कोलगेट का प्रोडक्शन कितना करना है, कोलगेट को किस प्राइस में बेचना है, कोलगेट को कहाँ बेचना है कहाँ नहीं बेचना है, ये सारा डिसीजन मेरे ऊपर। बट सिर्फ कोलगेट का, पूरा इंडिया का टूथपेस्ट मार्केट का कंट्रोल मेरे पास नहीं है। सिर्फ कोलगेट ब्रांड के टूथपेस्ट का कंट्रोल मेरे हाथ में। तो इसीलिए क्या है कि भले ही मेरा अपने ब्रांड पे मोनोपोली हो, बट पूरे इंडस्ट्री का मोनोपोली मेरे हाथ में नहीं है। पूरे इंडस्ट्री में मेरे जैसे और भी बहुत सारे सेलर्स हैं, इसीलिए वहां कंपटीशन भी है। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यानी एक तरफ जहां मोनोपोली है वहां पर साथ साथ देयर इज अ कंपटीशन आल्सो। ठीक है, तो मोनोपोली के साथ साथ क्या है, कंपटीशन भी है। बट कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन देम, thus we find a combination of monopoly and competitive element। तो यहाँ क्या है, इस मार्केट का खासियत क्या है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है। कॉम्बिनेशन क्या चीज का, मोनोपोली भी है और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एलिमेंट्स भी हैं। Likewise we can take another example of toilet soap। तो हम नहाने का साबुन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। There is a large number of firms producing different varieties of soap। For example, हमाम हो गया, रेक्सोना हो गया, लाइफ बॉय हो गया, लक्स हो गया, निर्मा हो गया, कितने सारे अलग अलग ब्रांड हैं और सब कोई एक्चुअली काम एक ही करते हैं, हम लोग को नहाने में मदद करते हैं, है ना। वी टेक बाथ यूजिंग दिस सोप्स। तो अल्टीमेटली क्या है, सबका काम एक जैसा है, बट लाइफ बॉय का मतलब स्मेल अलग होगा, उसका शेप अलग होगा, उसका साइज अलग होगा, लक्स थोड़ा सा अलग होगा, निर्मा अलग होगा, उसका कलर अलग होगा। लाइफ बॉय रेड कलर का होता है, से लक्स व्हाइट कलर में आता है, निर्मा हो सकता है ऑरेंज कलर में आ जाए, सैंडलवुड का हो तो अलग अलग कलर होता है। तो क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा हल्का फुल्का डिफरेंस होता है जिससे हम महसूस कर पाते हैं कि ये तो लक्स नहीं है, ये तो रेक्सोना है, या ये तो लाइफ बॉय है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, अल्टीमेटली काम सब वही करता है, but still there is bit of difference। So these all product are not completely homogeneous। ये लोग complete homogeneous नहीं है, थोड़ा बहुत difference सब में। Each firm enjoys monopoly over its product। For instance, Hindustan Lever Limited has monopoly over the trademark Lux। है ना, लक्स किसका ब्रांड है, हिंदुस्तान लीवर का। तो हिंदुस्तान लीवर जो कंपनी है उसका पूरा कंट्रोल है कि लक्स साबुन उसे कितना बनाना है, किस दाम में बेचना है, किस साइज का बनाना है, पूरा कंट्रोल लक्स साबुन का उसके ऊपर है। बट देयर इज अ कंपटीशन अमंग दीज फर्म्स प्रोड्यूसिंग द सोप्स। पर ये सारे लोगों में आपस में काफी कंपटीशन है। Similarly, markets of so many products like tea, shoes, shampoo, watch, clothes, fans, bulb, TV sets, pen, sewing machine, washing machine, etc. जितना भी मार्केट आप देख लो, सब में ऐसा नहीं है कि there is only one single player। वहां पर अलग अलग कंपनी अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को बेचती है और सब कोई कहीं ना कहीं एक जैसा काम करता है। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है, there is little bit of difference। And these are all example of monopolistic competition। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, कॉम्पिटिटिव फीचर्स क्या है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में क्या है, कोई भी अपना एक नया ब्रांड का साबुन लेके आ सकता है, कोई भी अपना एक नया ब्रांड का टूथपेस्ट लेके आ सकता है। तो वहां पर फ्री एंट्री और एग्जिट है ना। आजकल हम लोग देखेंगे कि पेप्सोडेंट उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है और बाजार में आता भी है कि नहीं आई डोंट नो, क्योंकि एड वेड तो देखते नहीं हम लोग पेप्सोडेंट का। तो क्या हुआ, पेप्सोडेंट का जब तक उसको
चलाना था बिजनेस, उसने चलाया, और अब वो फ्री एग्जिट अगर करना चाहता है तो शायद उसने एग्जिट कर लिया। तो कोई भी मार्केट में नया आ भी सकता है, मार्केट से जा भी सकता है। मोनोपोली फीचर क्या है? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट आपसे अलग है, मेरा ब्रांड आपसे अलग है, इसीलिए अपने ब्रांड पे मेरे पास कंप्लीट मोनोपोली है। ठीक है, तो देयर इज बोथ द एलिमेंट्स, कॉम्पिटिटिव फीचर्स भी है तो मोनोपोली एलिमेंट भी है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं एग्जांपल, देखो क्लिनिक प्लस दिया हुआ है, सनसिल्क दिया है, हेड एंड शोल्डर दिया है। तो दे आर थ्री डिफरेंट कंपनीज और तीनों का अलग अलग ब्रांड है, बट काम सब क्या करता है? बाल धोने का ही काम करता है ना? Thus, monopolistic competition is a blending of two extreme markets, that is perfect competition and monopoly. A basic feature of monopolistic competition, तो इसका मेन फीचर समझते हैं कि क्या है। तो पहला देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, तो ये ऑलरेडी हम लोग पॉइंट समझ चुके हैं, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स का क्या मतलब है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, चाहे टूथपेस्ट का एग्जाम्पल या सोप का एग्जाम्पल अपने बैक ऑफ द माइंड में रखो और उसके साथ एनालाइज करो, आपको समझ में आ जाए। जैसे हम लोग टॉयलेट सोप का ही चलो एग्जाम्पल लेते हैं, तो टॉयलेट सोप का एग्जाम्पल को बैक ऑफ द माइंड रखते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि टॉयलेट सोप का जो एग्जांपल है, देखो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे अलग अलग सेलर्स से अपना अपना ब्रांडेड सोप्स निकाल के रखे हैं, एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं सब कोई नहाने में तो साबुन यूज करते हैं, है ना? तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो इसका बोलने का मतलब क्या है? इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट द इंडिविजुअल एक्शन रिगार्डिंग द चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस। तो यही कारण है, क्योंकि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, किसी एक सेलर का या किसी एक बायर का इंडिविजुअल एक्शन की वजह से पूरा मार्केट प्राइस में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता। Therefore, the individual firms do not bother about the reaction of rival firms. तो इतने सारे फर्म्स राइवल फर्म्स है कि अगर मेरा राइवल फर्म 1 रुपया घटा भी दिया तो मैं ज्यादा माथा नहीं लगाता हूँ, क्योंकि इतने सारे राइवल फर्म्स है, किस किस पे ध्यान रखूं। तो मैं अपना जो प्रोडक्ट है, मेरा अगर अपना ब्रांड ऑफ सोप है, तो मैं उसका क्वालिटी इंप्रूव करने में दिमाग लगाता हूँ, उसको कैसे एडवर्टाइज करना है, उसको कैसे बेचना है, उस पर माथा लगाता हूँ। मेरा राइवल फर्म 1 रुपया घटा दिया कि क्या कर दिया, उस पर माथा नहीं लगाता। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, वरना तो ये परफेक्ट कंपटीशन बन जाता ना। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि देयर इज अ होमोजेनियस प्रोडक्ट, और इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है कि इसमें प्रोडक्ट सबके अलग अलग, होमोजेनियस नहीं। So this is a unique feature of monopolistic competition. Product of various firms are similar in nature, but are differentiated in terms of brand name, shape and size, color, quality, type of service, etc. तो भले ही वो लोग सिमिलर नेचर के हैं, क्योंकि सर्विस सबको एक जैसा ही देते हैं, बट फिर भी उनमें डिफरेंशिएशन है, चाहे वो ब्रांड नेम की वजह से हो, शेप एंड साइज, कलर, क्वालिटी, टाइप ऑफ सर्विस की वजह से हो। फॉर एग्जाम्पल, different brands of toothpaste vary on the basis of color, taste, fluoride, packing, etc. तो अलग अलग टूथपेस्ट का टेस्ट अलग होता है, उनका पैकिंग अलग होता है, उनमें जो फ्लोराइड का जो क्वालिटी है वो अलग होता है। The essence of product differentiation is to create an image in the minds of the buyer. ये important है। क्यों आखिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया जाता है? क्यों सारे ब्रांड वाले अपने प्रोडक्ट को थोड़ा अलग बनाने का या अलग पेश करने का कोशिश करते हैं? क्यों मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा कोलगेट शायद क्लोजअप से ज्यादा बेटर है, या क्लोजअप बोलना चाहता है कि मेरा टूथपेस्ट कोलगेट से ज्यादा रिफ्रेशिंग है। तो क्यों ऐसा अलग दिखाने का कोशिश किया जाता है, या अपने प्रोडक्ट को दूसरे से थोड़ा अलग बनाने का कोशिश किया जाता है? लॉजिक क्या है? द लॉजिक इज द essence of product differentiation is to create an image in the minds of the buyer that the product sold by one seller is different from the product sold by the another seller. कि एक सेलर जो प्रोडक्ट बेच रहा है, मेरा प्रोडक्ट उससे थोड़ा अलग है, आप ट्राई करिए, मेरा प्रोडक्ट उससे थोड़ा बेटर है, उससे थोड़ा अलग है, ये दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। Products are very similar to each other but not identical. Products एक जैसे हैं पर एक
है नहीं, होमोजीनियस नहीं, दे आर नॉट आइडेंटिकल, कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो अलग। दिस मीन्स दैट प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस फर्म्स आर क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। वो लोग क्लोज सब्स्टिट्यूट जरूर है बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसी को कोलगेट पसंद है तो वो कोलगेट ही यूज करेगा, उसको क्लोजअप शायद पसंद नहीं है। किसी को अगर लक्स साबुन पसंद है नहाने के लिए तो उसे लक्स ही पसंद आएगा, उसे हमाम दोगे तो शायद पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में थोड़ा तो डिफरेंस है। उसी डिफरेंस की वजह से ही तो मुझे लक्स या मुझे हमाम ज्यादा पसंद है, कि लक्स कम पसंद है, हमाम ज्यादा पसंद है, कि कोई और सोप ज्यादा पसंद। कुछ तो डिफरेंस है, उसके वजह से मुझे वो ज्यादा पसंद है। ठीक है। दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेरियस फॉर्म्स आर क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। This characteristic, that is the product differentiation, distinguishes between monopolistic competition from perfect competition. तो यही वो characteristics है जो perfect competition को monopolistic competition से अलग बना। ठीक है ना? Different sellers sell their product under different brand names. For example, soft drinks are available in the country under various brands, such as Coca-Cola, Pepsi, Thums Up. The brand name gives an individual firm some monopoly power, but each firm has also to compete with the other firms, ठीक है, producing similar products under different brand. तो देखो क्या है, कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल अपना एग्जांपल में आ गया बोलो। अब कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबका अपने अपने ब्रांड पे मोनोपोली है, बट एट द सेम टाइम जो काम कोका कोला कर रहा है वही पेप्सी भी कर रहा है, वही थम्स अप भी कर रहा है, और स्प्राइट भी वही काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे कंपटीशन भी फेस करना होगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं। और मेरे प्रोडक्ट के बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल। So this is the competitive element of monopolistic competitive market. तो मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव एलिमेंट आता है वो इसी वजह से आता है। ठीक है। तो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर एग्जिस्ट मोनोपोली इन टर्म्स ऑफ ब्रांड नेम एंड कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि मोनोपोली किस वजह से आता है, मेरा ब्रांड नेम की वजह से आता है। कंपटीशन किस वजह से आता है, क्योंकि और भी ऐसा ही सिमिलर प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में। It should be noted here that each consumer develops a taste or preference for a particular brand over time and hence becomes not immediately willing to substitute it to the another brand. और धीरे धीरे क्या होता है, एक पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करते करते क्या होता है, हम कंज्यूमर्स लोग किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए बहुत लॉयल हो जाते हैं। और उसके वजह से क्या होता है, अगर उस ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं भी मिलेगा ना तो एक दिन हम बिना यूज किए रह जाएंगे और वेट कर लेंगे कि नेक्स्ट दिन जब वो आएगा तो वही नहीं। जैसे एग्जांपल, बहुत लोग हैं मैं देखता हूँ कि प्रैक्टिकली मार्केट में जिन लोग का ब्रिटानिया ब्रांड के पीछे बहुत बड़ा लॉयल्टी, कि बिस्किट खाना है तो ब्रिटानिया का ही खाना है। अगर ब्रिटानिया का बिस्किट दुकान में खत्म हो गया है ना तो बोलेंगे कोई बात नहीं, मैं कल आके ले जाऊंगा, पर लेना तो ब्रिटानिया का ही। तो ये होता है ब्रांड लॉयल्टी। तो धीरे धीरे ओवर टाइम क्या करते हैं वो लोग, अपने ब्रांड को इतना पॉपुलर बना देते हैं कि लोग उस ब्रांड के लिए एकदम लॉयल हो जाते हैं और फिर उनको दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करने में मजा नहीं आता। ठीक है। बट इफ द प्राइस डिफरेंस बिकम्स लार्ज ही वुड शिफ्ट टू अनदर ब्रांड। बट हाँ, अगर प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा ही हो जाए कि ब्रिटानिया का बिस्किट 50 रुपए में मिल रहा है और दूसरा कोई दूसरे कंपनी का शायद वही सेम क्वालिटी का बिस्किट 20 रुपए में मिल रहा है, तो फिर वो शायद डिसीजन लेके भी इतना ज्यादा ब्रिटानिया चार्ज कर रहा है तब नहीं, तो हम लोग दूसरा में ले लेते हैं। पर अगर मोर और लेस एक दो 5 रुपए का डिफरेंस होगा ना तो वो लोग बोलेंगे नहीं, 2 रुपए के लिए क्यों मैं ब्रिटानिया छोड़ूं, मुझे ब्रिटानिया का ही। तो ये हो जाता है ब्रांड लॉयल्टी, जिसकी वजह से आपको कस्टमर 1 या 2 रुपया एक्स्ट्रा देने के लिए भी तैयार हो जाता है। Similarly, if the price of a particular brand is lowered, some consumers of other brands will shift to this particular brand. और अगर ब्रिटानिया मान लो कोई डिस्काउंट ऑफर कर देता है या कुछ प्रोडक्ट के साथ कुछ फ्री दे देता है, तो जो दूसरे कंपनी का बिस्किट यूज कर रहे हैं वो भी ब्रिटानिया में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एडवांटेज होता है अपने ब्रांड नेम का मोनोपोली पावर यूज करने। तीसरा इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। तो इसमें भी मुझे ज्यादा कुछ नहीं समझाना है, हम लोग सबको पता है कि जैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जिसका जब मन चाहे वो आराम से इस मार्केट में आ सकता है अपना प्रोडक्ट लेके, कोई रोक टोक नहीं। और जब उसे लगे कि मुझे नुकसान हो रहा है वो मार्केट छोड़ के जा सकता है।
यहाँ भी बिल्कुल वही चीज है, कोई भी कंपनी अपना एक ब्रांड नेम लेके मार्केट में उतर सकती है। अगर लोग उसको पसंद करते हैं तो वो सरवाइव करेगी, अगर लोग उसे पसंद नहीं करेंगे वो लॉस करेगा और अपने आप एग्जिट कर जाएगा। तो ना ही किसी के आने पे रोक है और ना ही किसी फर्म के जाने पे रोक। तो जस्ट लाइक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी आने या जाने पे किसी तरह का रोक टोक नहीं। तो इसको मैं अंदर से डिटेल में रीड नहीं कर रहा हूँ, आप लोग एक बार कर लोगे तो आई थिंक वीडियो को पॉज करके आप रीड कर लो, आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, लेट मी मूव टू पॉइंट नंबर 4। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Another important feature of monopolistic competition is that every firm tries to promote itself through advertising. अब यहाँ पर क्योंकि कंपटीशन देखो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर दो वजह है कि मुझे एडवर्टीजमेंट में बहुत खर्चा करना पड़ता है। पहला वजह है कि मेरे कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से मुझे अपने आप को सुपीरियर, मेरे को उनसे मार्केट छीनना है। तो मेरे को उनसे मार्केट छीनना है तो मैं एडवर्टीजमेंट और प्रमोशंस और ये सब में बहुत खर्चा करूँ। और दूसरा ये कारण है कि मुझे ये भी दिखाना है कि मेरा ब्रांड मेरे कॉम्पिटिटर के ब्रांड से ज्यादा बेटर। तो अगर कोलगेट वाला मान लो अमिताभ बच्चन से ऐड करवाएगा और मेरा क्लोजअप का कंपनी है, तो मैं फिर ढूंढूंगा कि अमिताभ बच्चन से भी बड़ा स्टार कोई है क्या इंडिया, या इंडिया के बाहर से भी अगर लाना पड़े तो मैं उससे उनको भी ले आऊँ और उनसे ऐड कराने का कोशिश करूँ, ये दिखाने के लिए कि मेरा ब्रांड उस ब्रांड से ज्यादा पॉपुलर। तो ये सारा चक्कर की वजह से क्या होता है, इस मार्केट में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर दिखाने की वजह से सेलिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, ब्रांडिंग काफी करना पड़ता है। So another important feature of monopolistic competition is that every firm tries to promote its sales to advertisement. Expenditures incurred on advertisement, etc., are known as selling costs. Advertisement can either be constructive or persuasive. Constructive advertising क्या है? Constructive advertising provides useful information about the product in terms of product features, प्राइस, अवेलेबिलिटी, वारंटी एक्सेट्रा। यानी कंस्ट्रक्टिव एडवर्टाइजिंग वो है जहां मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहा हूं कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, उसमें क्या खासियत है, इसको यूज करके कस्टमर को क्या फायदा होगा। ये सारा चीज जब मैं इंफॉर्मेशन देता हूं ना, तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एडवर्टाइजिंग। The information helps customer to take decision on which brand of products they should spend. और ये इंफॉर्मेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन के बाद ये मदद करता है कस्टमर को डिसीजन लेने के लिए कि उनको कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। दूसरा होता है परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। Persuasive advertising attempts to lure customers from other brands to its product। यानी ये एडवर्टीजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि अब मेरा प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज तो जितना देना था मैंने दे दिया, आपको बता दिया मेरा प्रोडक्ट कहाँ अच्छा है क्या नहीं। अब ये एडवर्टीजमेंट जब परसुएसिव मुझे एडवर्टाइजिंग बनाना होता है, तो मैं कस्टमर को डिस्काउंट या एक के साथ एक फ्री या इसके साथ ये ऑफर, उसके साथ स्विट्जरलैंड जाने का ऑफर, आप ये जीत जाएंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह का लालच में देने का कोशिश करता हूं अपने कस्टमर्स को कि वो दूसरा ब्रांड को छोड़ के मेरे प्रोडक्ट को यूज करें। तो वो जो एडवर्टीजमेंट होता है उसको बोलते हैं परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। यानी मैं परसुएड करने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप छोड़ दो दूसरा ब्रांड और मेरे प्रोडक्ट को यूज करने को। Such advertisement is undertaken because other firms are advertising. Hence, this could also be termed as comparative advertising. इसीलिए इसको हम comparative advertisement भी बोल सकते हैं। Thus, selling costs tend to shift the firm's demand curve to the right. तो इस वजह से जब हम अपना बहुत सारा सेलिंग पे खर्चा करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा डिमांड प्रोडक्ट का धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बहुत सारे लोग जो मेरे मेरे प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते थे, या जो लोग दूसरा जानने के बाद भी दूसरा प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, उसको मैं अट्रैक्ट करने में कामयाब होता हूँ सेलिंग कॉस्ट करके। फॉर एग्जाम्पल, डीलक्स पेंट्स और Nescafe coffee firms try to strengthen their monopoly by creating difference in the minds of consumers between their product and those of other firms. If any firm succeed in doing so, the demand curve for the product will shift outward. यानी पहले मेरा डिमांड कर्व अगर ये था
पहले अगर डिमांड कर मेरा ये नीचे वाला था तो अब डिमांड कर ऊपर चला जाएगा। कब होगा ये? अगर मैं परसुएड करने में कामयाब हो गया, मेरा एडवर्टीजमेंट जो था वो सक्सेसफुल हो गया और मैं परसुएड करने में कामयाब हो गया कि मेरा प्रोडक्ट मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से ज्यादा बेटर है, तो क्या होगा? मेरा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। Some advertisements have been so successful that people use brand names of one company without knowing it to describe the similar products made by the other firm। देखो कुछ कुछ ब्रांड नेम और एडवर्टीजमेंट तो इतना पॉपुलर हो गया है ना कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक ब्रांड नेम। जैसे क्या होता है, जैसे एग्जांपल यहाँ बहुत अच्छा दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मोस्ट पीपल इन इंडिया यूज द ब्रांड नेम सर्फ टू डिस्क्राइब ऑल टाइप्स ऑफ वॉशिंग पाउडर। देखो हम लोग को मान लो अगर निरमा वॉशिंग पाउडर खरीदना है तो भी आप कभी दुकान में चल जाओ, आप ध्यान दो, आपके मुंह से भी ये निकलता होगा निरमा सर्फ दीजिए। हम लोग को लगता है कि वॉशिंग पाउडर का दूसरा नाम सर्फ है। नहीं, वॉशिंग पाउडर का नाम सर्फ नहीं है। सर्फ तो एक ब्रांड है जिसका एडवर्टाइजमेंट जो है इतना पॉपुलर हो गया था, ये ब्रांड इतना पॉपुलर हो गया था कि लोग वॉशिंग पाउडर को ही सर्फ बोलने लगे। ठीक है, अभी सर्फ जो है वो सर्फ एक्सेल बन गया है, ठीक है ना। तो ये जब सर्फ पहले हुआ करता था ना, जैसे अभी हम लोग पिछले सेशन में जेरोक्स का एग्जांपल पढ़े थे, तो जेरोक्स क्या था? जेरोक्स तो एक कंपनी का नाम था, एक ब्रांड था। मशीन का नाम क्या था? फोटोकॉपियर मशीन। पर लोग का वो जेरोक्स का ब्रांड इतना पॉपुलर हो गया कि लोग फोटोकॉपी उस प्रोसेस को ही जेरोक्स बोलने लगे। और आज तक हम लोग कितना बार बोल देते कि जेरोक्स करा के लिए, हम लोग ये नहीं बोलते फोटोकॉपी करा के लिए, मुंह से निकलता ही नहीं है शायद। आप कभी अपने ऊपर भी आप ध्यान देना, आपके मुंह से भी निकलता होगा जेरोक्स कराने जा रहे हैं, जबकि जेरोक्स क्या है? जेरोक्स एक ब्रांड है, प्रोसेस का नाम है फोटोकॉपी। तो वही बता रहा है, कुछ एडवर्टीजमेंट इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि लोग बिना जाने बिना वो ब्रांड का नाम यूज करने लगते हैं, भले ही उनको कोई दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदना हो। जैसे हम लोग जो वनस्पति घी है, बहुत जन को नहीं पता है कि उसको वनस्पति घी बोलते हैं, बहुत जन को लगता है उसे डालडा घी बोलते हैं, पर डालडा इज एक्चुअली अ ब्रांड। घी का नाम है वनस्पति घी। डालडा का भी आप पैकेट देखोगे उसमें लिखा रहता है डालडा वनस्पति घी। तो डालडा इज अ ब्रांड, द घी इज वनस्पति घी। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो भी वनस्पति घी खरीदना होता है तो हम लोग वनस्पति को भी क्या बोलते हैं? डालडा ले, है ना। तो यही होता है कि एडवर्टीजमेंट से कभी कभी कोई ब्रांड इतना ज्यादा पॉपुलर बन जाता है। It should be noted here that selling costs are not incurred both in perfect competition and monopoly। हम लोग परफेक्ट कंपटीशन भी करें पढ़े, उसमें सेलिंग कॉस्ट का कोई लॉजिक ही नहीं था, क्योंकि ऑल आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, तो मेरे को स्पेशली एडवर्टाइज करके कोई मतलब नहीं है। और मोनोपोली में मुझे एडवर्टाइज करने का जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि लोगों के नॉलेज में आ जाए, उसके बाद कोई खास एडवर्टाइजमेंट का जरूरत नहीं है। In perfect competition, the products of the sellers are homogeneous and hence there is no scope to engage in advertisement। इसलिए कोई स्कोप नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट करके मेरा बिक्री बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। In monopoly, there is no need to engage in advertisement and other sales promotion measures since there is no competition। कोई competition नहीं है तो हम लोग को एडवर्टाइज करा के कोई मतलब ही नहीं। पर ये जो सेलिंग कॉस्ट आता है वो सबसे ज्यादा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही आता है। फिर आता है फीचर ऑफ प्राइस पॉलिसी, किस दाम पे बेचना। देखो परफेक्ट कंपटीशन में तो सोचना ही नहीं है, मार्केट बता देता है कि आपको इस दाम में बेचना है, तो मेरे को माथा लगाना ही नहीं। मोनोपोली में भी क्योंकि कंपटीशन नहीं है, मेरे को बहुत ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है, एक डिसेंट सा प्राइस डिसाइड करके बोल देते हैं हम तो इस दाम में बेचेंगे, क्योंकि कंपटीशन कुछ है नहीं। पर क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन है तो दिमाग ज्यादा चलाना होगा कि अगर मेरा कंपटीटर किस दाम में बेचे। वो अगर कोलगेट 50 रुपया में बेच रहा है तो क्या मैं क्लोजअप 80 या 90 में बेच सकता हूँ? नॉट एट ऑल। मैं ज्यादा से ज्यादा 50 का 55 ले सकता हूँ, 52 ले सकता हूँ, पर कोशिश करूंगा कि वो 50 में बेच रहा है तो मैं 45 में बेचूं। तो यहाँ पर एक्चुअली प्राइसिंग पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आया। So every firm under monopolistic competition has its own pricing policy. It tries to attract more and more customer to its product. To achieve this goal, every individual firm acts independently and has its own pricing policy। इसीलिए क्या है, हर फर्म अपना इंडिविजुअली एक्ट करता है और उनका अपना खुद का प्राइसिंग पॉलिसी होता है। However, firm enjoys only partial control over the price through product differentiation। क्योंकि थोड़ा बहुत प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, प्राइसिंग पे मेरा
थोड़ा बहुत कंट्रोल है, बट 100% कंट्रोल भी नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। तो मुझे ये भी देखना पड़ता है कि मेरे कॉम्पिटिटर किस रेट में काम कर रहे हैं, वो लोग किस प्राइस में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। So full control over the price here is ruled out. यहाँ पर full control का लॉजिक नहीं बनेगा, ये completely ruled out है because of the availability of large number of substitutes in the market. क्योंकि substitute बहुत सारे हैं मार्केट में, इसलिए 100% कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं। नॉन प्राइस कंपटीशन, besides pricing competition or price competition, there is also exist non price competition under monopolistic competition. देखो, प्राइस जब रखते हैं तो सब कोई कॉम्पिटिटर एक दूसरा के आसपास ही रखता है। वो 50 में बेच रहा है तो मैं 48 में बेच लूंगा, कोई 52 में बेच लेगा, तो प्राइस कहीं ना कहीं आसपास ही होता है सब। अब कंपटीशन इस बात का आता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को किस तरह से कस्टमर को दिखाऊं कि मेरा प्रोडक्ट 50 रुपया में उसका 52 रुपीज से बेटर। तो नॉन प्राइस कंपटीशन ज्यादा होता है। मैं अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ फ्री देने का कोशिश करता हूँ, कुछ नया फीचर्स ऐड करने का कोशिश करता हूँ। जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देखो, इतने सारे कंपनी है ना, लावा है, वीवो है, ओप्पो है, माइक्रोमैक्स है, सब कुछ है। तो ये लोग आपस में जो कंपटीशन करते हैं, तो प्राइस तो सबका एक जैसा है, 200-500 रुपया ऊपर नीचे, तो कस्टमर को 200-500 रुपये से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। तो वो लोग, ये कंपटीशन उनमें ज्यादा होता है कि मेरे मोबाइल में ये फीचर है, मेरे मोबाइल का कैमरा का क्वालिटी इतना अच्छा है, मेरे मोबाइल का साउंड क्वालिटी ऐसा है। तो ये नॉन प्राइस कंपटीशन उनमें बहुत ज्यादा होता है। तो besides price competition, there also exists non-price competition among the monopolistic competition. Rival firms compete with one another without changing the price of their product. अपना प्रोडक्ट का प्राइस वो लोग चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि प्राइस गिरा के कोई फायदा नहीं है, अपने कोई लॉस हो। क्योंकि मैं प्राइस गिरा के सोचूंगा कस्टमर को टान लूं, तो मेरा कॉम्पिटिटर भी तो प्राइस गिरा देगा, तो कैसे कस्टमर मेरे पास आएगा? तो प्राइस गिरा के कोई मतलब नहीं है। So for instance, some firms may give guarantee of their product for a particular period of time, while other firms may introduce a gift scheme with the particular purchase. तो कोई बोलता है कि मैं 2 साल का गारंटी दूंगा, कोई बोलता है मैं इसके साथ ये गिफ्ट दे दूंगा। तो ये सब अलग अलग तौर तरीका है जिससे नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। ठीक है, तो ये है प्राइस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन, मैंने समझा दिया। जहां मैं प्राइस गिराने का, प्राइस कंपटीशन क्या है कि वो 100 में बेच रहा है, मैं 80 में बेचूंगा। मैं प्राइस कंपटीशन कर रहा हूँ कि मैं आपको सस्ता में दे रहा हूँ ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट है, तो इसको बोलते हैं प्राइस कंपटीशन। पर जब मैं बोलता हूँ नहीं, वो 100 में दे रहा है, मैं 95 में दे रहा हूँ, मैं 95 से नीचे नहीं करूंगा, मैं 95 में ही बेचूंगा, बट आपको मैं फीचर्स और ज्यादा दूंगा, मैं आपको ब्रांडिंग अच्छा करूंगा, मैं आपका क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस अच्छा दूंगा, मैं आपको गारंटी ज्यादा साल का दूंगा। तो ये सब जो कंपटीशन की वजह से हम लोग जो करते हैं, दीज आर ऑल नॉन प्राइस कंपटीशन। फिर आता है इम्परफेक्ट नॉलेज। बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन, क्योंकि मार्केट में सब कोई अपना अपना प्रोडक्ट लेके आ रहा है, अपना अपना ब्रांडेड प्रोडक्ट ला रहा है। तो मेरे को नहीं पता कि एक्चुअली मार्केट में कौन सा चीज का क्या दाम होना चाहिए। तो सारे कस्टमर को कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है कि कोलगेट का क्या दाम है, तो पेप्सोडेंट का क्या है, तो क्लोजअप का क्या है, तो सबका अलग अलग अपना अपना प्राइसिंग है। तो परफेक्ट नॉलेज मार्केट में होना इंपॉर्टेंट, मतलब या पॉसिबल नहीं हो पाता। ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंपेयर द प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। अब कोलगेट 100 में बेच रहा है, क्लोजअप 105 में बेच रहा है, क्या मैं कंपेयर करूं? क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता कि क्लोजअप महंगा है, क्योंकि क्लोजअप में कुछ और टेस्ट है, क्लोजअप का क्वालिटी कुछ अलग है, कोलगेट का क्वालिटी कुछ अलग है। तो अगर मुझे थोड़ा सा रिफ्रेशिंग टेस्ट चाहिए, मिंट वाला टेस्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आई कैन नॉट से दैट कि कोलगेट सस्ता और क्लोजअप महंगा है, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट तो है नहीं। अगर दोनों सेम प्रोडक्ट होता, सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट सब होता, तो मैं बोलता अरे क्लोजअप महंगा है, कोलगेट सस्ता। पर वो क्वालिटी अलग है, ये क्वालिटी अलग है, उसमें मैं कैसे जज करूं कि क्या सस्ता है और क्या महंगा है? Sometimes the products of different sellers are really the same, but consumer may come to know a particular brand more than the others. अब क्या है, जैसे मैं एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, सर्फ एक्सेल और एरियल। अगर आप दोनों का पैकेट खोल के अंदर का प्रोडक्ट देखो ना, तो सर्फ एक्सेल और एरियल दोनों एक जैसे दिखेंगे, ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। और खोल के अगर मैं कटोरी में दोनों डाल के दे दूं, तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि सर्फ एक्सेल कौन सा, सॉरी एरियल कौन सा। बट क्योंकि हो सकता है सर्फ एक्सेल का एडवर्टीजमेंट ज्यादा हो रहा है, ब्रांडिंग ज्यादा हो रहा है, आपने एरियल का नाम उतना ज्यादा नहीं सुना होगा,
जितना सर्फ एक्सेल का नाम सुना। तो यही हो जाता है कि इनपरफेक्ट नॉलेज हो जाता है कि अच्छा मैंने तो सर एरियल के बारे में तो सर उतना सुना नहीं है। क्यों? उतना एडवर्टाइजमेंट वो कंपनी नहीं कर रही जितना सर्फ एक्सेल कर रही है। तो ये इसके वजह से भी क्या होता है, ज्यादातर कस्टमर को सर्फ एक्सेल के बारे में पता है पर एरियल के बारे में नहीं पता। तो ये सब कारण है कि जहां पर कंप्लीट या परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट नहीं हो। This happens when some firms incur lot of expenditure on advertisement, etc., which create artificial superiority in the minds of the consumer. तो इसीलिए क्या होगा, कंज्यूमर के माइंड में क्या होता है कि आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी हो जाता है। अरे सर्फ एक्सेल का तो इतना सारा ऐड देखते हैं, बैनर देखते हैं, ये वो, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। एरियल का तो उतना नाम नहीं सुना है, तो एरियल शायद उतना अच्छा नहीं है। तो ऐसा हम लोग के माइंड में इमेज क्रिएट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं इम्परफेक्ट नॉलेज। ठीक है। फिर आता है हम लोग नेचर ऑफ डिमांड कर। इसका डिमांड कर कैसा है? तो इसका भी डिमांड कर थोड़ा मोनोपोली के जैसा ही होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। यानी सिंपल सा लॉजिक है, अगर मुझे ज्यादा क्वांटिटी में बेचना है तो प्राइस को थोड़ा घटाना पड़ेगा, थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा। The firm under monopolistic competition faces a negatively sloping demand curve. This means that a large amount of commodity can only be sold by lowering its price. यानी आपको ज्यादा क्वांटिटी बेचना है तो प्राइस घटा के ही आप बेच सकते हैं। A noteworthy point in this regard is that firms' demand curve here is more price elastic than the demand curve under monopoly, but less than perfectly elastic. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी है, जो डिमांड कर्व में जो प्राइस इलास्टिसिटी है, वो मोनोपोली से ज्यादा है बट परफेक्ट कंपटीशन से कम। मोनोपोली से ज्यादा इलास्टिक इसलिए है क्योंकि सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हैं। तो कस्टमर से अगर मैं 2-4 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा तुरंत भाग जाएगा दूसरे जगह। तो इस वजह से क्या, इलास्टिसिटी इज वेरी हाई। मोनोपोली में इतना इलास्टिसिटी नहीं था क्योंकि दूसरा कॉम्पिटिटर था ही नहीं, कस्टमर के पास दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। तो इसीलिए मोनोपोली में जो प्राइस इलास्टिसिटी होता है वो सबसे कम होता है। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्योंकि सब कोई सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वहां तो इनफाइनाइट प्राइस इलास्टिसिटी, वहां प्राइस इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा। यानी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, यहाँ देखो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है और ये मोनोपोली है। दीज आर टू एक्सट्रीम। इसमें जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो इंफिनिटी, इसमें जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1, बहुत कम है। इसके बीच में आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो आता है, ठीक है, इसमें प्राइस इलास्टिसिटी शायद ग्रेटर देन 1 हो बट लेस देन इंफिनिटी हो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन से इलास्टिसिटी कम होगा और मोनोपोली से इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। मोर देन मोनोपोली, लेस देन परफेक्ट कंपटीशन। समझ में आ गया? This is because of the fact that the product has more close substitutes in the market. Under monopoly, there are no close substitute available for the product, but some sellers succeed in creating strong consumer preference in their product. As a result, their demand curve are less price elastic than those of the rival firm. अब बोल रहे हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम लोग जानते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी थोड़ा ज्यादा होगा, मोनोपोली से ज्यादा होगा, बट उसमें भी क्या होता है, अलग अलग फर्म्स का प्राइस इलास्टिसिटी अलग होता है। कुछ फर्म लोग इतने पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे मैंने ब्रिटानिया का एग्जांपल दिया, मैंने सर्फ का एग्जांपल दिया, ये लोग का ब्रांड इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि इनका 1 या 2 रुपया बढ़ाने से कस्टमर पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके लिए कस्टमर्स एकदम लॉयल बन चुके हैं। और कुछ कुछ ब्रांड्स होते हैं जो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए, इसलिए वो लोग थोड़ा सा भी दाम बढ़ाएंगे ना, कस्टमर दूसरे जगह इजीली शिफ्ट हो जाता है, तो उनका इलास्टिसिटी हाई होता है। तो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आल्सो कुछ ब्रांड्स लोग का प्राइस इलास्टिसिटी कम होता है, वो लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। कुछ ब्रांड्स लोग का प्राइस इलास्टिसिटी बहुत, सॉरी, जिन लोगों का प्राइस इलास्टिसिटी बहुत कम है वो लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, और जिनका प्राइस इलास्टिसिटी थोड़ा ज्यादा है इसका मतलब वो लोग अभी कस्टमर को अपना लॉयल उतना नहीं बना। तो ये डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं, सेम एवरेज रेवेन्यू कर्व ये है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व नीचे में। इसका मतलब सिंपल सा है, फॉल इन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन द फॉल इन मार्जिनल रेवेन्यू। So in the diagram, the demand curve, the average revenue is the demand curve of the firm under monopolistic competition, the slope of which indicates high elasticity. क्योंकि ये flat,
अगर मैं कंपेयर करके बनाने का कोशिश करूं तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जो 3 मार्केट अभी तक पढ़ाई किए हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अगर मैं देखूं तो इसमें क्या होता है, इसमें तो ये होता है एकदम सिंपल, प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। अगर मैं मोनोपोली का बात करूं तो मोनोपोली में हम लोग देखेंगे कि कर्व है, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, बट ये बहुत स्टीप है। स्टीप है यानी जहां पर इलास्टिसिटी कम है। और उसी के कंडीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का बात करूं तो ये कर्व एक जैसा ही दिखेगा, मोनोपोली जैसा, बट बहुत फ्लैट दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये एवरेज रेवेन्यू या डिमांड कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू, तो दोनों एक जैसा है, बट ये क्या है, ये स्टीप है और ये क्या है, फ्लैट है। स्टीप का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी इज लेस और इसका इलास्टिसिटी इज मोर। ठीक है, यानी यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर्स अवेलेबल है। यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी कम है क्योंकि कंपटीटर्स उतने हैं नहीं, यानी मैं आई एम द ओनली सेलर। और यहाँ पर तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है ना, प्राइस इलास्टिसिटी दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ तो एकदम 50 पैसा भी ऊपर नीचे करोगे ना तो आपका कस्टमर भाग जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि इसका इतना दाम, तो आप 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते। तो ये कंपैरेटिवली अगर देखें तो तीनों का कर्व इस तरह से बने। तो रीड कर लेते हैं एक बार। The slope of which indicates high elasticity of demand for the product. Marginal revenue is MR is the marginal revenue curve which lies below AR. This follows from the usual AR-MR relationship जो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये लोग मिक्स करके दिखा रहा है कि अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इस तरह से होता है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। जो मैंने यहाँ 3 अलग अलग ग्राफ बनाया है ना, जो आसानी से मेरे डायग्राम में देख के आप समझ पा रहे हो, यही तीनों को वो लोग यहाँ पर कचर पचर करके मिक्स कर दिया, इसलिए इसलिए आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। बस समझ लो ये वाला कि अंडर मोनोपोली इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 एंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, यही समझ लो। Each firm under monopolistic competition estimates its planned sales on the basis of assumption that other firms would not react to the change in price done by it. Then planned sales curve is called perceived demand curve of the firm. अब इसको ध्यान से समझना, perceived demand curve क्या है। ये बोल रहा है जब हर फर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जैसे कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, ये लोग हो गए, मान लो कोलगेट अपना जब प्राइसिंग पॉलिसी ला रहा है और वो अपना डिमांड कर्व एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो ये अज्यूम कर रहा है कि अगर मैं कोलगेट का दाम 2 रुपया बढ़ा देता हूँ तो मेरा कॉम्पिटिटर दाम भी बढ़ाएगा या मेरा कॉम्पिटिटर अपना दाम घटा नहीं देगा। मतलब वो लोग इग्नोर करते हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करे। ठीक है, वो लोग अपना कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर मैं 2 रुपया बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं 2 रुपया डिस्काउंट देता हूँ तो डिमांड कितना बढ़ेगा। और उस बेसिस पे जब वो लोग अपना डिमांड को एंटिसिपेट करते हैं ना, इसको बोला जाता है परसीव्ड डिमांड कर्व। Note that the vertical distance between the average revenue and marginal revenue curve is smaller when average revenue is flatter curve and greater than average revenue is the steeper curve. यानी बोलना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि इस बात को ध्यान रखो कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन ए आर और एम आर, यानी ए आर और एम आर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है इज स्मॉलर, वो छोटा होगा व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज फ्लैटर कर, यानी एवरेज रेवेन्यू जब फ्लैट होगा ना तब वहां पर डिस्टेंस कम होगा। एंड ग्रेटर, और ज्यादा कहाँ होगा, जहां एवरेज रेवेन्यू इज स्टीप। एवरेज रेवेन्यू जहां स्टीप होगा, जैसे यहाँ देखो एवरेज रेवेन्यू यहाँ फ्लैटर है, तो फ्लैटर है तो जो डिस्टेंस है ना वो कम है। और यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या स्टीप है, स्टीप है तो सेम पॉइंट पे जो डिस्टेंस है ना वो ज्यादा है, पॉइंट वही है B1, और उसी पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में जो गैप है ना दैट इज वेरी मच मोर। तो यही चीज समझा रहा है कि स्टीप जब होता है यानी जहां पर इलास्टिसिटी कम होता है वहां डिस्टेंस इज मोर, और जहां फ्लैट होता है यानी जहां इलास्टिसिटी ज्यादा होता है वहां डिस्टेंस इज
लेस। पैनल ए, यानी ये जो पैनल ए है हम लोग का डायग्राम, पैनल ए, पैनल। So panel A of figure 9.7 shows a flatter, ये flat average revenue curve है, while panel B shows a steep average revenue curve. The vertical distance between average revenue and marginal revenue in panel A is smaller than the distance in panel B, जो मैंने already आप लोग को दिखा दिया, ये छोटा है, ये बड़ा। Since average revenue is flatter curve under monopolistic competition, the difference between the AR and MR in panel A is smaller than the difference in panel B for the same units of commodity. यानी यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर फ्लैटर है, फ्लैटर है यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और ये स्टीप है, स्टीप है यानी यहाँ पर क्या है, मोनोपोली। तो मोनोपोली मार्केट में डिस्टेंस यानी जो गैपिंग होता है वो ज्यादा होता है, ग्राफ स्टीप होता है, पर जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसमें ग्राफ फ्लैटर होता है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कम होता है। वैसे ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बस जानकारी के लिए जान लो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। दैट इज AB इज लेस देन A1B यहाँ पर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई होप ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, और किस तरह से ये लोग आपस में प्राइस वाइज भी कॉम्पीट करते हैं और नॉन प्राइस कंपटीशन भी इन लोगों में होता है। तो मेन चीज जो ध्यान रखना है फीचर्स में सारा, कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है पहला चीज, दूसरा प्राइसिंग पॉलिसी उनके पास होता है, बट फिर भी कंपटीशन के वजह से 100% कंट्रोल नहीं होता है मेरे पास। तीसरा चीज एडवर्टीजमेंट या सेलिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, बिकॉज मुझे अपने ब्रांड को दूसरे से सुपीरियर दिखाना, एंड इलास्टिसिटी इज वेरी हाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कस्टमर इजीली दूसरे सेलर के पास शिफ्ट हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमें ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद ओलिगोपोली। तब तक में बाय बाय।